कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी ठीक-ठाक चल रही होगी। आज लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट नंबर 122 और इससे पहले 121 पार्ट करवा चुके हैं। अगर आप रह गए हैं, आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। सारे पार्ट सीरियल वाइज़ आपको मिल जाएँगे या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, तो भी आपको हेल्प मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2018 की वैकेंसी में जो पेपर रिपीट हुए थे, क्वेश्चंस बहुत सारे पिछले यानी कि 2016 वाले रिपीट हुए थे। ठीक वही 2019 में जो पेपर हुआ था, उसमें 18 वाले रिपीट हुए थे। तो वही 2024 में जो होगा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो 2019 वाले रिपीट होने के चांसेस हैं, जिसको मैं करवा रहा हूँ, जो कि 2021 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। साथ ही साथ दोस्तों, ये स्पेशल वीडियो इसलिए हो रही है क्योंकि हम चित्र भी दिखाएंगे साथ साथ, और ऑप्शंस है तो डिस्कशन भी करेंगे उसके बारे में, और डिटेल से समझेंगे उस क्वेश्चन को। जो पॉइंट्स उस क्वेश्चन से बन सकते हैं, उनको भी समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। अभी से अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो देखो, ये हर एक सेट में देखने को मिलेगा आपको इस टाइप का। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ऐसे देखो, यहाँ पर लिखा गया है ए के बाद बी, ई के बाद एफ, यानी कि जो किनारे किनारे लेटर लिखे ना, वो एक दूसरे के आगे हैं, यानी कि सीरियल्स हैं। आई के बाद जे, एम के बाद एन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहां से ये तो पता हो गया ऑप्शन से कि जो भी आएगा, जैसे पी के बाद आर नहीं आएगा, क्यू आएगा। अगर आएगा तो अभी 100% नहीं सही है, लेकिन आर नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। क्यू के बाद एस, एस बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यू के बाद क्या आता है एबीसीडी में? क्यू के बाद आता है आर। तो इन दोनों में से कोई एक सही है। देखो 50% चांस हो गया आपका सही होने का। अब यहां से ध्यान से देखो, अब आपको मैच करने की जरूरत ही नहीं कि कितने कितने का गैप है इनके बीच में, ये करना ही नहीं। स्मार्ट तरीके से आप सीखो। जैसे देखो, वाई जेड, यानी कि अब उल्टा पीछे की तरफ चल रहा है। वाई आया फिर जेड, यहाँ पर देखो यू वी, वैसे यहाँ पर क्यू आर, एम एन ऐसे आया है। तो अब मैं कहूंगा कि क्यू आर ऐसे दिया होगा पहले और लास्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा? आई होगा, तब तो जे होगा। ऑप्शन देखकर मैं बोल रहा हूँ। जैसे देखो, जे आई कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले हम इसको लिख रहे हैं, फिर इसको लिख रहे हैं, ये तो किया। देखो, क्यू आर लिखा है, आर क्यू नहीं लिखा, तो बस यही सही हो जाएगा, बिना यहाँ से हमें चेक करें कि कितने का गैप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, वो कितने प्रतिशत है? तो ये है ऑप्शन नंबर पहला। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर किसी ने पिछली वीडियो आप में से देखा होगा तो उन्हें याद भी होगा। तो 0.037% ऐसा कुछ बताया था मैंने, इतने परसेंट है। लेकिन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं पूरा दिखा देता हूं आपको ग्राफ। तो यहां से देखो, आप ये पूरा का पूरा अगर वायुमंडल है, तो यहाँ पर गैस जो 78% है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, और 21% है ऑक्सीजन। बचा हुआ कितना परसेंट है? 1%, क्योंकि 99 तो दोनों हो गया। तो उसमें से देखो, जो बोला जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है कितनी दी रखी? 0.0387। यानी कि देखो, कभी कभी 0.38 दे दिया जाता है, 0.03 कर लीजिएगा, यहाँ पर माफ कीजिएगा। तो 0.038 है और कहीं पर 37 दे दिया जाता है। तो दोनों में से जो भी आ जाए वही सही है। ठीक है, एक ही आएगा। तो वहां पर सिर्फ 2 डिजिट लास्ट की आपको याद रखना है, 0.03%। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये तो पूछ लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हो सकता है अगली बार ऑर्गन पूछ ले, तो ऑर्गन सबसे ज्यादा है इनमें, 1% में से 0.93%। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगली बार कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे गलत ना हो। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे याद आ गया कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर की तरफ और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसमें से कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? आप लोग ये बताना। किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल महोत्सव, यानी कि पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। देखो, हॉर्नबिल अलग है, वो नागालैंड का है, लेकिन पक्के पगा हॉर्नबिल महोत्सव की बात हो रही है। कंफ्यूजन हो जाता है, हालांकि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। तो पक्के पगा है अरुणाचल प्रदेश का। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है कि एक जिला पड़ता है, सियांग जिला पड़ता है इसी में, अरुणाचल प्रदेश में, मेन वहां का है। और ये आदिवासी जो समुदाय होते हैं वो लोग इसको मनाते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं वो मनाते हैं। और वो इसलिए मनाते हैं ताकि उनकी जो संस्कृति है, परंपरा है और जीवन शैली है, वो बनी रहे, अपनी संस्कृति को बनाए रखें, और जो फसल है, पशु है और मानव जीवन है, वो सबका सब सुरक्षित रहे, सबकी रक्षा हो सके।
इसके बारे में भी ये लोग मनाते हैं, तो काफी अच्छा त्योहार होता है ये। और अगर 2024 की बात करें दोस्तों, ये कब मनाया गया है 2024 में, लेकिन हर साल होता है, तो ये 18 और 19 दो दिन मनाया गया था जनवरी में। ठीक है, तो अब आपके लिए अपडेटेड यही है कि 2024 में 18-19 जनवरी को मनाया गया है 2 दिन। मैं आपको फोटो भी दिखा के चलता हूँ वहां पर, ताकि आप और अच्छे समझ पाओ। ये देखो जो आदिवासी महिलाएं हैं, ये देखो कितना सुंदर सा पोशाक पहनते हैं और ये अलग अलग टाइप के नृत्य करते हैं अपनी संस्कृति के लिए। देखो पीछे जो लोग खड़े हैं, ये लोग इनको देख रहे हैं। ये होता है यहाँ पर। एक और दिखाता हूँ मैं, ये देखो, तो ये सारे के सारे लोग पहनावा पहन रखा है इन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से, और सारे लोग देख रहे हैं उनके इस नृत्य को। दूर दूर से लोग जाते हैं देखने के लिए इस नृत्य को। तो ये नृत्य होता है। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी बोला इसलिए गया है क्योंकि 2021 में पूछा गया था। तो ये मांडला में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मांडला नाम का जिला है। ठीक है, ये मांडला एक जिला है। ये कहाँ पर है, एमपी में। और देखो ये मांडला में खास नहीं है, मांडला जिले के अंतर्गत एक गांव आता है चुटका, नाम तो थोड़ा सा अलग है, चुटका गांव आता है, वहां पर ये स्थापित किया गया है। और ये इतना बड़ा है दोस्तों कि 1200 एकड़ एरिया में इसको बनाया गया है, स्थापित किया गया है। और इससे 2800 मेगावाट की जो बिजली है वो उत्पादित की जाएगी। ठीक है, समझ सकते हो कितनी भारी भरकम मात्रा में बिजली का उत्पादन हो जाएगा वहां पर। और इतनी ज्यादा एरिया में जो बना हुआ है, तो पेड़ पौधे भी काटे गए होंगे, नुकसान भी हुआ होगा, तो दोनों है, लाभ भी होता है और हानि भी होती है। ये दोस्तों आपने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में एक उद्यान है, कौन सा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये उसी के पास बनाया गया है, कान्हा राष्ट्रीय। हमें सक्सेस को HVXD ऐसे करके लिखा जाता है, और लवली को भी OPEF ऐसे करके लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में एक्सट्रीम को हम कैसे लिखेंगे, तो पहले तो हम ये जान ले कि सक्सेस को ये कैसे लिखा गया होगा, कैसे कोड का यूज किया गया होगा। मैंने ABCD लिख दिया है ताकि आपको और आसानी हो जाए इसको समझने में। देखो यहाँ पर S को लिखा गया है H पहले वाले लेटर में, तो देखो SH है कहाँ पर, तो आप कहेंगे SH है ये वाला, ये इतने में अंदर आ रहा है, ये पूरा नहीं बन रहा, तो मैं इसको और थोड़ा सही करता हूँ, ये इतने में आ रहा है। ठीक है, लिखा है SS लिखा हुआ है। अब देखो उल्टा करके लिख दिया, अपोजिट इसका, H का S लिखा गया है। वहीं देखो U को V लिखा गया होगा, तो U को V कैसे लिखा गया होगा, U आ रहा है यहाँ पर और V आ रहा है, यानी कि इसके एक आगे वाला लेटर कर दिया गया है। फिर देखो C को लिखा गया है X, तो CX कहाँ पर है, ये है। यानी कि यहाँ से एक बात तो हमें पता चल पा रही है कि एक हम अपोजिट लिखते हैं और दूसरा वाला उसके आगे वाला लिख देते हैं। ठीक है, वैसे देखो एल का अपोजिट क्या है, ओ है, तो देखो LO लिख दिया गया है, एल के बाद ओ आया है। वहीं ओ को पी लिखा गया है, तो ओ आता है ये, ओ के आगे आता है पी, तो देखो ऐसे लिखा गया है। बात समझ में आ गई, इसका मतलब अपोजिट लिखना है और इसका आगे वाला लिख देना है। तो अब आते हैं एक्सट्रीम में, तो एक्सट्रीम को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ EXTREME। ठीक है, अब देखो ई है, अब ई का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे वी, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा वी। आगे देखो एक्स है, तो पहले तो वी आया, और एक्स के आगे क्या होता है, वाई, तो वी वाई हो जाएगा, जो कि सब में दे के रखा है, इसमें थर्ड और फोर्थ में दिखा है वी वाई। आगे देखो फिर टी का अपोजिट क्या होता है, जी, तो आप कहेंगे यहाँ पर आएगा जी। और ई के आगे क्या आता है, एफ, तो ई एफ हो जाएगा यहाँ पर एफ। यहां से मैच कर लीजिए, VYGF, VYG। और यहाँ पर दोस्तों माफ कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर दे के रखा था आर के बाद एस आता है, तो आर के बाद एस आएगा, यहाँ पर एस कर लीजिए। ठीक है, तो बनेगा VYGS, तो VYGS देखो इसी में केवल लिखा है, बाकी किसी में नहीं लिखा है। अब अगर हम 3 लेटर तक भी मैच करते हैं VYG, तो देखो इसी ऑप्शन में VYG दिया है, बाकी में नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको स्मार्ट तरीके से ऐसे ही करना है, डायरेक्ट करेक्ट कर देना है, पूरा नहीं देखना है। आगे स्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है दोस्तों लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है जो स्पाव है, ऑप्शन दूसरा। बाकी देखते हैं, कच्छ का जो नृत्य है दोस्तों वो है डांडिया रास, याद रखना आप, क्योंकि पूछा जा चुका है एक दो बार डांडिया वाला। सौराष्ट्र, जो कि देखो दोस्तों दक्षिण भारत का एक हिस्सा है सौराष्ट्र, और वहां पर जो हिंदू लोग हैं वो मनाते हैं गेबेल, गेबी, दांडी, नटाना। ठीक है, ये नृत्य हैं। और बुंदेलखंड तो आप जानते हैं ये फेमस होगा, तो यहाँ पर नृत्य होता है बरेदी नृत्य, होली नृत्य और जवारा नृत्य, ये फेमस है यहाँ के। क्वेश्चन, एक व्यवसायी 8,25,000 प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है। एक फ्लैट पर उसे 9% का लाभ होता है, जबकि दूसरे फ्लैट पर उसे 9% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में उसे
होने वाला लाभ या फिर हानि ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, जब कभी ये कहा जाए प्रत्येक का भाव सेम हो, जैसे दो चीजें हों, अलग अलग लाभ या फिर हानि पर बेची जाए और सेम रेट पर बेची जाए, तो हमें एक ट्रिक बताना होता है, लाभ या हानि के लिए लगाना होता है ट्रिक। कैसी? x प्लस का y प्लस माइनस यहाँ भी कर लीजिए एक्स वाई अपान में 100। अब प्लस कब आएगा? जब दोनों तरफ लाभ और लाभ होगा, और हानि आएगी माइनस, लाभ आएगा प्लस। तो यहाँ पर पहले में तो हो रहा है लाभ, तो इसको लिखिए, पहले वाले को मैं लिख देता हूँ 9% और दूसरे वाले को भी 9%, सेम है ये, ठीक है। और भी शॉर्ट ट्रिक अगर आप समझना चाहते हो तो पहले इसको सीख लो, फिर आगे बताता हूँ। देखो 9 माइनस 9, क्योंकि हानि है तो माइनस होगा, और फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो 9 प्लस का और माइनस का 9 ऐसे करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ फिर से आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो मैं इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ इंटू में 9, नीचे में आएगा 100। 9 से 9 हट गया तो कितना आएगा? 81 बटे में 100, वो भी माइनस का। तो माइनस का मतलब होता है हानि हुई है 0.81% की, ठीक है। इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, अब ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर कहीं पर लाभ हानि आ जाए, दोनों का आप मल्टीप्लाई करा दिया करो, तो 9 9 81 दोनों परसेंट का, बटे में 100 कर दो आप। अगर कहीं पर एक जगह लाभ हो एक तरफ हानि हो, तो हमेशा आंसर हानि में आएगा, और लाभ है तो लाभ में आएगा ही। तो बस इसको आप क्या करेंगे, 2 जीरो ले जाएंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, 0.81% हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे आप, अगर लाभ लाभ है तो माइनस में आएगा, और माफ कीजिएगा प्लस में आएगा, और अगर लाभ हानि है तो हानि में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो ये दोस्तों जंजीरा का किला स्थित नहीं है, जबकि ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ और असीरगढ़ ये सारे के सारे एमपी में हैं, और जंजीरा का किला एमपी में नहीं है। ये है दोस्तों, पड़ता है वहां पर महाराष्ट्र में पड़ता है। एमएच लिख लो आप इसको, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक जिला है रायगढ़, तो रायगढ़ जिले में जंजीरा का किला पड़ता है। ये है दोस्तों जंजीरा का किला, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, बहुत ही बड़ा किला है, और ये समुद्र में बना हुआ है। महाराष्ट्र में, मुंबई में है, ये समुद्र में बना हुआ है। यहाँ पर ताकि चारों तरफ से इतनी भारी भरकम दीवारें लगाई जाती थी, ताकि जो आक्रमणकारी हैं वो यहाँ पर ना सकें, और उसके पहले ही बड़े बड़े से यहाँ पर होल्स बनाए जाते थे, ताकि वो लोग दूर से ही देख लें कि कौन आक्रमणकारी आ रहा है, और वो लोग सावधान हो जाएं, ठीक है। इसको बनाया था दोस्तों मलिक अकबर ने बनवाया था, याद रखेंगे आप, मलिक अंबर ने, माफ कीजिएगा, मलिक अंबर ने बनवाया था। और ये 22 एकड़ में फैला हुआ है, आप अंदाजा लगा लो कितना बड़ा होगा। 22 एकड़ का जो एरिया होता है। यहाँ आप लोग भी घूमने जा सकते हैं, और हो सकता है जो वीडियो देख रहे हो आप में से काफी सारे लोग गए भी होंगे, ठीक है। अगर आप में से कोई गया है तो आप लोग जरूर बताना। देखो एक ये है, ये पूरा का पूरा मैप है, जो रायगढ़ किला है उसका, रायगढ़ जिला है, जंजीरा किला का ये पूरा का पूरा मैप है। तो देखो कितनी भारी भरकम ये पूरा का पूरा एरिया है, छोटी छोटी सी नाव दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी भी ये स्थित है, आप लोग कभी जाना अगर मौका मिले तो। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलो डियोर पुरस्कार 2019 जीता? तो ये जीता था दोस्तों मेगन रेपियंसन ने जीता था, ठीक है। जबकि आपसे अब पूछा जाएगा 2024 में ये अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों इसको दो लोगों ने जीता है। अगर यहाँ पर महिला की बात हो रही है तो महिला में जीता है एताना बोलमती ने, ये महिला में जीता है। और वहीं पर पुरुष की अगर हम बात करें, ये स्पेन की है महिला जो है, और पुरुष की बात करें तो पुरुष में जीता है दोस्तों रोड्री, जो ये भी स्पेन के फुटबॉलर हैं, इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है। और देखो ये जो अवार्ड था दोस्तों, ये शुरू किया गया था 1956 में, और 1956 में पाने वाली जो पहली महिला थी, पहले व्यक्ति थे, वो थे स्टैनली मैथ्यूज, ठीक है। तो स्टैनली मैथ्यूज को पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1956 में, जब इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि 2024 में किसको मिला, इन लोगों के नाम आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है, यानी कि 4 लीटर अगर यहाँ पर पानी है तो 5 लीटर दूध होगा। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए? अनुपात इसमें पानी और दूध का है, तो पानी को मतलब वाटर लिखता हूं, और मिल्क यानी कि एम लिखता हूं। तो 4:5 था, यहाँ पर 3:6 था। कह रहा है कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए, यानी कि दूध मिला रहे हैं तो वाटर उतना ही रहेगा। अगर यहाँ 4 था तो यहाँ 4 होना चाहिए था, जबकि हो गया है 3। तो 4 और 3 बराबर करने के लिए हम इसमें 3 से गुणा करा दें, और नीचे 4 से गुणा,
क्योंकि अनुपात वाटर को तो कुछ नहीं किया गया ना, पानी दूध ही मिलाया गया है, तो दूध चेंज होगा। यहाँ 3 से गुणा तो इधर भी 3 से गुणा करिए, यहाँ 4 से तो यहाँ पर भी 4 से गुणा करिए। तो इसको मैं लिख देता हूँ 4 3 12 और 5 3 15। यहाँ पर भी 4 3 12 और 5 3 4 6 24, तो यहाँ आ जाएगा 24। ठीक है, मैं इस पूरे को हटाकर सिर्फ ये वाला अनुपात लिख देता हूँ जो हमारे काम का है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे हिसाब से यहाँ पर हो रहा है टोटल, जो पहले था 12 + 15 यानी कि 27 था। क्वेश्चन के हिसाब से था 72, तो 27 की वैल्यू 72 के बराबर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 72 बटे में 27। पूछा किसका है कि कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए। तो आप बताओ, पहले 15 लीटर दूध था, अब हो गया है 24 लीटर, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 24 - 15 यानी कि 9। तो यहाँ पर 9 से गुणा करा दीजिए, 9 कम 9, 9 त्रिया 27 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 72 बटे में 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 यानी कि 24 लीटर आ जाएगा। तो देख सकते हो आप, ऑप्शन पहला ही सही उत्तर है, 24 लीटर। दिए गए समीकरण में किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या चिन्ह बदल दें कि यहाँ पर सॉल्व करने पर 34 आ जाए आंसर। में थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, अब आप लोग समझिए और बताइए। दोस्तों पहला वाला हम लेकर चलते हैं, यानी कि माइनस की जगह में प्लस कर दें और प्लस की जगह में माइनस कर दें। ठीक है, तो पहले नोट करिए 36 और माइनस को लिखना है हमें +3, भाग वही रहेगा 3, प्लस को माइनस करना है गुणे 2 गुणे 4, बराबर में 34 चेक करना है, वो आगे हम नहीं लिख रहे हैं। तो देखो, जब कभी एक से ज्यादा साइन चिन्ह आते हैं तो पहले हम भाग सॉल्व करते हैं, गुणा, जोड़ और फिर घटाना को। तो भाग यानी कि 3 से 3 का भाग 1 आएगा, तो 36 प्लस का 1 माइनस का फिर आता है गुणा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 36 1 37, तो ये बताओ 37 में से अगर आप 8 हटाओगे तो क्या 34 आ जाएगा? नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये नहीं लिया जाएगा। अब इसको चेक करते हैं ये वाला। तो देखो 36 माइनस के जगह में कह रहा है गुणा करो, तो गुणे 3 कर दिया, भाग वही रहेगा, और प्लस की जगह में कुछ नहीं कहा गया तो प्लस वही रखो, और गुणा को करना है माइनस, तो माइनस यहाँ पर आएगा 3 है, 3 के आगे 2 आएगा, प्लस का 2, और गुणा की जगह में करना है माइनस, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 का भाग दीजिए, 1 आएगा, यानी कि 36 गुणे में 1 + 2 माइनस का 4, गुणा करेंगे तो 36 + 2 माइनस का 4, 36 2 38 में से 4 हटा दो आप, तो कितना आएगा? 34 से तो आ जाएगा। तो बस ऑप्शन हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप भी चेक कर लेना, अगर आपको चेक करना है तो भी आप देख सकते हो, लेकिन हमेशा ऑप्शन की शुरुआत आपको जहां से लगे कि हो सकता है वहीं से आप कर दिया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असंगत विकल्प का चयन करें, यानी कि इनमें से जो अलग दिख रहा है उसका चयन करिए। तो ये है दोस्तों मनुष्य, सबसे अलग है, क्योंकि सरीसृप एक इसकी संघ होता है पूरा का पूरा, एक प्रजाति है, और स्तनधारी भी एक प्रकार का पूरा टाइप होता है, और मनुष्य एक प्रकार का टाइप नहीं आता, क्योंकि मनुष्य मेंबल यानी कि स्तनधारी के ही अंदर आ जाता है, जबकि पक्षी एक वर्ग होता है। यानी कि सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी ये एक वर्गों के नाम है, जबकि मनुष्य कोई वर्ग नहीं है, ये स्तनधारी वर्ग में ही आता है। अच्छा, आप लोग बताओ जरा कि यहाँ पर जो मनुष्य होता है वो किस में आता है, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, किस में आता है जो मनुष्य होता है, ये आप लोगों को बताना है। देखते हैं कितना आप सही तरीके से बता पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये सहायक नदी दोस्तों इंद्रावती नहीं है, जो इंद्रावती है वो है दोस्तों इसकी सहायक नदी गोदावरी नदी को याद रखना आप, जो गोदावरी नदी है ये सहायक नदी है इसकी। उल्टा हो गया क्या? तो यहाँ पर देखो गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन सा? इंद्रावती। दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा गंगा नदी की। तो गंगा नदी जो निकलती हैं वो निकलती हैं गंगोत्री ग्लेशियर से, और जहां पर भगीरथी नदी, भगीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिल जाती हैं, ये मिलने के बाद गंगा का निर्माण होता है। गंगा की कुल लंबाई अगर पूछे तो 2525 किलोमीटर है। ये ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो आपका वो भी तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो इलाहाबाद है, यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों की दोनों मिल जाती है, जहां पर संगम होता है। और आप लोगों को बताना है क्वेश्चन में कि जो गंगा नदी है वो कहाँ पर गिरती है समुद्र में। आप लोगों को कमेंट सेक्शन बताना है, देखते हैं कितने लोग सही जानकारी दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो जो श्वास नली श्वसनिका है, श्वास नली कह सकते हो, ब्रोनकॉइल जो होता है ये श्वास नली का हिस्सा है, जबकि यहाँ पर मानव उत्सर्जन का हिस्सा नहीं है।
ठीक है, देख रखा है। और देखो कथन निष्कर्ष हर एक पेपर में 1 से 3 तक पूछे जा सकते हैं। हो सकता है 3-3 भी आए थे किसी शिफ्ट में पिछली बार एनटीपीसी में। तो देखो कथन कह रहा है सभी को प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए, यानी कि हर एक व्यक्ति को डेली अखबार पढ़ना चाहिए। भाई तर्क क्या है देखते हैं। हाँ, हाँ का मतलब है कि हाँ पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आसपास की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और समान जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी कि हमारे आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं, इससे हम अपडेट रहेंगे और हमारी जो जनरल नॉलेज है वो भी बढ़ेगी, इजाफा होगा। तो बात तो सही कह रहा है कि हमें पेपर पढ़ना चाहिए। दूसरा कह रहा है नहीं, नहीं का मतलब है कह रहा है अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों ना पढ़े भाई? क्योंकि हर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करता है। अरे भाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो पेपर पढ़ता है वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। तो पेपर पढ़ना जानकारी खुद की बढ़ाने का होता है, ना कि हम प्रतियोगी परीक्षा के लिए जानकारी बढ़ाते हैं। तो ये आसपास की जो गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, ये कॉमन सी चीज है, ये सभी को जानकारी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कह दिया जाए कि हर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करता है, यानी कि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो इसलिए आपको पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अगर आपसे कोई ये कहता है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ये हैं, तो आप क्या सुनने से मना कर देंगे? कह देंगे मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ परीक्षा की, मुझे नहीं सुनना है। तो ये बात तो नहीं हुई ना। तो इसका मतलब है केवल ऑप्शन पहला ही सही है, पहला ही तर्क सही है। तो ऑप्शन तीसरा तर्क केवल फर्स्ट पुष्टि करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है, यानी कि कौन सा हिस्सा है? तो ये काला पानी है दोस्तों। ये काला पानी जो जगह है ये पड़ती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का एक हिस्सा है और पिथौरागढ़ जिला पड़ता है। आपने नाम सुना होगा पिथौरागढ़ जिला, वहीं पर ये काला पानी पड़ता है। वहीं पर देखो दोस्तों काला पानी की अगर हम बात करते हैं कि काला पानी की सजा हो गई थी, तो ये काला पानी उत्तराखंड वाला नहीं है। काला पानी सजा वाला दूसरा है, वो अंडमान निकोबार को बोला जाता था, क्योंकि वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो वहां छोड़ने के बाद लोग इधर उधर नहीं जा पाते थे, कोई साधन नहीं होता था, तैर के तो कोई निकल नहीं पाएगा, तो इसलिए उसको काला पानी की सजा बोली जाती थी अंडमान निकोबार को। ठीक है, जैसे ब्रिटिश शासन जो था, जो लोग जन को कैद करना था या जेल में डालना था, तो वही सजा उनको कर दी जाती थी ताकि जा ना पाए। अब आते हैं सिकांकू। देखो दोस्तों सिकांकू जो है ये एक भी पूर्वी चीन का एक हिस्सा है जो कि विवादों में है। जापान, चीन और ताइवान, ये तीन देशों के बीच मध्य झगड़ा चलता है सिकांकू वाले स्थान को लेकर के। वहीं पर कुरिल की अगर हम बात करते हैं, कुरिल प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जिसमें ये भी विवादित जमीन ही है। जापान और रूस का विवाद चलता है इस पे, ये भी याद रखना कुरिल। और वहीं सीनो, देखो सीनो एक अफ्रीका का हिस्सा है दोस्तों, जिसमें ये भी विवादित जमीन है, सारी की सारी विवादित हैं, जो कि चीन और अफ्रीका के मध्य यहाँ पर विवाद चलता है सीनो के बारे में। तो उम्मीद है आप चारों समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो ये बन गई हैं दोस्तों निर्मला सीतारमण। और ये क्वेश्चन 2024 में भी आपके लिए वैलिड है, और ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि पहली महिला ऐसी हैं जिन्होंने पूर्ण काल अपना करा है रक्षा मंत्रालय में, यानी कि रक्षा मंत्री रहते हुए। इनको बनाया गया था दोस्तों 2017 में, ये रक्षा मंत्री बनाई गई थी। और पूर्णकालिक महिला की बात हो रही है, यानी कि इससे पहले कोई महिला बन चुकी हैं। वो कौन थी? ये इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी रक्षा मंत्री बन चुकी हैं महिला, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा नहीं था, वो कुछ समय के लिए बनाई गई थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्या कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन है, तो आप बोलेंगे इंदिरा गांधी। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम पूर्णकालिक, यानी कि जो इन्होंने पूरा का पूरा अपना कार्यकाल किया है रक्षा मंत्रालय में रहते हुए, तो वो कौन है? ये है निर्मला सीतारमण जी, याद रखना आप लोग। ठीक है, ये राज्यसभा से आई थी, राज्यसभा की सदस्य रही हैं, रक्षा मंत्री जो बनी थी। ठीक है, अब आप लोग को ये बताना है दोस्तों कि गृह मंत्री कौन है वर्तमान समय में। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और रक्षा मंत्री की बात करता हूं दोस्तों, 2024 में आपसे पूछा जा सकता है, तो इस वक्त रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। ये भी आप याद रखना, राजनाथ सिंह जी यहाँ पर रक्षा मंत्री हैं अभी वर्तमान समय में 2024 में। भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है, यानी कि अगर किसी को पद से हटाना है तो महाभियोग हम किस पर नहीं लगा सकते हैं? तो देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश पर लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? आप लोग एक ट्रिक समझो, जिसको कोई न कोई शपथ दिलाता है, बैठालता है, डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, उस पर महाभियोग के द्वारा हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन जिसको डायरेक्ट जनता चुनती है
उसको महाभियोग से नहीं हटाते हैं, ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, तो इसको हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव आपने देखा होगा कभी नहीं होता कि जनता वोट दे रही हो, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपस में करते हैं। तो प्रधानमंत्री जबकि जो होते हैं इनको डायरेक्ट हमारे देश की जो जनता है वो चुनकर भेजती है, तो इसलिए इनको हम नहीं हटा सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर। जबकि उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, याद रहेगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई, वो ट्रिक याद रखना कि जिसको डायरेक्ट जनता चुनती है वो कभी भी महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। यदि अंडर रूट 5 की पावर n बराबर 625 है तो n का मान क्या होगा ये बताइए। तो पहले तो यहाँ देखो ये लिखा है 5 की पावर अंडर रूट है बराबर में 625 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब 625 अगर हम 5 की पावर की बात करें दोस्तों तो ये होता है 5 की पावर 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। अब देखो यहाँ से अंडर रूट हटाना है तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर कराना पड़ेगा। चलो हौच पौच हो गया, मैं थोड़ा सही करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करा दीजिए। तो यहाँ से अंडर रूट तो हट जाएगा, तो ये बचेगा 5 की पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 4 गुणे में 2, यानी कि 5 की पावर n बराबर 5 की पावर यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 5 से 5 अगर हम यहाँ पर देखेंगे कंपेयर करके तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आएगी, तो n बराबर हो जाएगा 8। यही पूछा था, n की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से किसे अल्फा 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 के रूप में संबोधित किया जाता है। तो ये है दोस्तों सटीवा, एक प्रकार का ये 12 मासी पौधा होता है, ठीक है। सताइवा जिसको हम जानते हैं एक प्रजाति होती है, इसका पिक्चर भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप, हो सकता है आप लोग घरों में लगा भी हो। तो ये होता है यहाँ पर जो अल्फा अल्फा पूछा जाता था। एक पिक्चर और है मेरे पास, ये देख सकते हो, यहाँ से आप पहचान लो। इस प्रकार के फूल तो आपने देखे होंगे, और नहीं देखे तो आप जरूर आगे देखोगे, ठीक है। तो ये देख लो आप, इसको बोलते हैं अल्फा अल्फा, जिसकी बात हो रही थी क्वेश्चन पे। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। तो देखो स्वयं की दोगुनी, अगर मान लो कि 100 रुपए हमने जमा किया तो ये 8 साल में कितनी बन जाएगी, दोगुनी, यानी कि 200 रुपए बन जाएगी। तो आप बताओ 100 रुपए से 200 रुपए हो गया है तो बढ़ कितना गया, 100 रुपए ही तो बढ़ा होगा भाई, 200 माइनस 100 करोगे तो 100 रुपए ही तो बढ़ा होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा और करके बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो कि रहा होगा हमारा 1 रुपया, बढ़ करके दोगुना हुआ यानी कि 2 रुपए, तो आप बताओ ब्याज कितना मिला होगा, 1 रुपए ही तो मिला होगा भाई, एक था, एक से बढ़ के 2 हुआ तो एक ही तो एक्स्ट्रा हुआ, तो ब्याज आ गया हमारे पास कितना, 1। तो SI इक्वल हमारे पास फार्मूला होता है P इंटू में R इंटू में T अपन का 100। SI की वैल्यू 1 रुपए हमको मिलता है, 1 रुपए, P यानी कि हमने जमा किया था 1 रुपए, गुणे में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, और T मतलब कितने साल में, 8 साल में, बटे में 100 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा 3 झांगड़ा हटा देता हूँ, चलो मैं यही कर देता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा 100 बटे में 8 बराबर में R, समझ में आया, मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब इसको काट दीजिए 4 से, तो 4 25 चौको 100, 4 दूनी 8, R की वैल्यू आ जाएगी 25 बटे में 2, ठीक है। तो इसको 25 बटे 2 में लिख सकते हो, मैं थोड़ा और लिखता हूँ, जगह की बहुत ज्यादा कमी है। तो 25 बटे ये लिखा है 25 बटे में 2, तो काटिए इसको, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 1 बटे में 2, यानी कि लगभग 12.5% आ जाएगा दोस्तों। तो 12.5% कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर दूसरा में करेक्ट आंसर हमारा लिखा हुआ है 12.5%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। अब देखो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है उस विक्रय मूल्य का 92% है, यानी कि मैं अगर कह दूं कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपए होगा, तो 100 रुपए का 92% कितना होगा, 92 रुपए ही तो होगा, और ये हो जाएगा हमारा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हमने कोई भी चीज 100 रुपए में बेची है, यानी कि हमने खरीदी कितनी में होगी, 92 रुपए में खरीदी होगी, ठीक है। अब हमें बताना है लाभ प्रतिशत, तो हमें पता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी कि प्रॉफिट अपान में CP इंटू में 100, ठीक है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, 100 रुपए का बेच दिया, लाए थे 92 में, तो 8 रुपए ज्यादा मिल गए, और खरीदा कितने का था, 92 रुपए का, तो 92 गुणे में 100 कर दीजिए। काट लीजिए इसको 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, यानी कि 200 बटे में आ जाएगा, ये 200 लिखा हुआ है, 200 बटे में 23,
इसको आप काटिए तो ये आ जाएगा लगभग 8 बार जाएगा। तो 8 बार में देखो 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 18, 184 होगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, और अगर 9 बार करेंगे तो 200 भी ऊपर निकल जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। पूरा नहीं बचा, अब 16 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब इसके आगे जाएगा। तो ऑप्शन में आप जरा देखो कि 8 कहाँ लिखा है स्टार्टिंग में, तो देखो तीसरे वाले में 8 लिखा है। बस यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लेना है, आगे पॉइंट पे नहीं उलझना है। ठीक है, बहुत रेयर केस होता है जब और आगे भी 8 8 दूसरे में भी दिया जाए ऑप्शन, जैसे 8.65 ऐसे करके दिया जाता तो बात अलग थी, लेकिन ऐसा है तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो ये दोस्तों करता है मूलांकर। जो मूलांकर होता है, अगर कोई बीज है, मैं भी दिखाऊंगा फोटो भी आपको, तो सबसे पहले मूलांकर से उसकी शुरुआत होती है, जो कि आगे चल के जड़ बनती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा वाला करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पर ये होता है मूलांकर, यानी कि ये एक बीज है और नीचे की तरफ जो सबसे पहले जाता है, जैसे बीज अंकुरित होगा तो देखो ये नीचे की तरफ ही तो जा रहा है ये, तो ये क्या होता है, ये मूलांकुर होता है, जो कि सबसे नीचे की तरफ जाता है, जमीन के नीचे की तरफ जाता है। और देखो मूलांकुर का एक भाई होता है प्रांकुर। प्रांकुर का मतलब है कि जमीन के ऊपर जो हिस्सा रहता है ये वाला, इसको बोलते हैं प्रांकुर, और जमीन के नीचे जो धंसता है व्हाइट कलर का होता है उसको बोलते हैं क्या, मूलांकुर बोलते हैं। समझ आ गया। और आगे देखो यहाँ पर यही जाकर के आगे व्हाइट वाला, जो कि यहाँ पर मूलांकुर का काम कर रहा था, वो यही जाकर के किसका बन गया है, जड़ का काम कर रहा है ये वाला, यानी कि ये वाला जड़ बन गया है। तो वही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि आगे चलकर जड़ का काम कौन करता है, तो मूलांकर करता है। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट कर लिए 50 तक के क्वेश्चंस, और इसके आगे 51 से आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां आप देख लीजिएगा, लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करते ही अगला पार्ट खुल जाएगा, आप देख लेना। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों की डिमांड रहती थी कि सर रेलवे ग्रुप डी भी करवाइए, एलपी टेक्नीशियन, जिसका टेक्नीशियन है तो भी कह रहे थे। तो देखो हमने सबके प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं और अभी और भी करवाना है। ठीक है, तो सारी वीडियोस की हमने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लेना, वहां पर लिखा होगा रेलवे ग्रुप डी अलग से प्लेलिस्ट होगी, एलपी टेक्नीशियन अलग से, एनटीपीसी की अलग से, और साथ ही साथ रेलवे में हमने बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं जाकर के, कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, जॉब कर रहे हैं जो लोग, तो वहां हम खुद जाकर देखा है हमने कि काम क्या होता है, हमने क्वेश्चंस करे हैं उनसे, कौन सी बुक पढ़ें ताकि आप लोगों का भी सिलेक्शन जैसे हुआ है वैसे दूसरों का भी हो सके। तो सारी बुक्स उन्होंने सजेस्ट करी है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सैलरी क्या रहती है, काम क्या रहता है, ये सब कुछ हमने उनसे पूछा है वीडियो में। तो वहां पर रेलवे इंटरव्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, हमारे चैनल पे देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। बहुत सारे दोस्त प्लेलिस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप ध्यान से देखो, आप मैं जो बोलता जाता हूं आप सुनते जाओ। जैसे आपकी वीडियो अभी चल रही होगी, तो वीडियो में देखो हमारे चैनल का एक लोगो बना होगा, लोगो होगा जहां पर फोटो रहती है चैनल की, तो उस फोटो पे आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे मेन पे, उसमें देखो बहुत सारा होगा, होम पेज, प्लेलिस्ट ऐसे करके होगा, तो प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिए तो डायरेक्ट सारी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप जरूर वहां तक पहुंच जाएंगे और देखेंगे भी। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं भी होना चाहते हैं, तो मैं एक एक वीडियो की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, सबकी एक एक वीडियो की लिंक नीचे दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हो। साथ ही साथ मैथ की भी लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी मैथ की है, वहां भी आप देख सकते हो। दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि अगली वीडियो में जब भी मुलाकात हो सबसे पहले आपसे ही मुलाकात हो और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। तो नीचे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में अगला पार्ट लिखा होगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।